सर। हाँ, गुड इवनिंग। आ रही है। सभी को आ रही ना? क्लियर वॉइस आ रही मेरी? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी को ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? बताओ आप सभी। हेलो, कमेंट करें। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? बताएं। हेलो, हेलो, मेरी वॉइस आ रही जी है? सर, आवाज आ रही है। हाँ जी तो बोलिए, तो कोई बोलिए ना जरा। चलिए, आज आपकी तारीख है 5 अप्रैल, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ई शिक्षा संवाद समूह के माध्यम से करते हैं, जिसमें हम लोग पूरे का पूरा जो टॉपिक रहता है, हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? सब्जेक्ट हम लोग का जो है एजुकेशन की। एजुकेशन में अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया, यूनिट 2 पढ़ लिया, यूनिट 2 का हम लोग सेकेंड, यूनिट 2 में हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी की तरफ आज हम लोग जाते हैं। हम लोग ठीक सेक्शन बी की तरफ हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहले आपका क्या आएगा? आपका आएगा यूनिट 2। यूनिट 2 का सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम लोग को क्या पढ़नी? पॉलिसीज पढ़नी है। क्या पढ़नी? पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग की, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, पॉलिसी को किस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्रों में कैसे प्रभावी रूप से हम बना सकते हैं, इत्यादि चीजों को जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलते हैं हम लोगों को। क्लियर है? इन सब चीजों को जोड़ने के लिए ये बोल रहे हैं हम लोगों से। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिसी होती क्या है, पॉलिसी के बारे में जानेंगे। पॉलिसी को मुख्य रूप से कहते हैं हम लोग नीति कहते हैं, नीति। लेकिन हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ढेर सारे आयोग और समितियों के नाम पढ़े थे ना, ढेर सारे आयोग और समितियों के नाम पढ़े थे। तो हाशमी जी हमको बताएंगे यहाँ पर कि एनसीएफटीई क्या है? एनसीएफटीई जो है ये किसके बेस पे बना था? ठीक है, एनसीएफटी जैसे आपका एनसीएफ की बात करते हैं तो एनसीएफ को बनाने वाला कौन था? आपका पास सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलना चाहिए कि सबसे पहले हाशमी जी आप बताओ, एनसीएफ जो है ये कब बना था? हाशमी जी को मिल सन 2005 में। 2005 सन 2005 में यशपाल कमेटी के अकॉर्डिंग। नहीं, यशपाल कमेटी के अकॉर्डिंग नहीं था। इसको किसने बनाया था, किसके द्वारा बना था? आप लोग को पता होगा, इसमें नाम जोड़कर मिलता है हम लोगों को। बताइए सविता जी, आप बताओ। एनसीएफ, हाँ एनसीएफ 2005 की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनसीएफ 2005 किसके अकॉर्डिंग बनता है? सर, एनसीएफ नेशनल, अच्छा किस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनता है। हाँ, यहाँ पर ये देखिए आंसर निकल गया एनसीईआरटी। ठीक, अब यहाँ पर हमको नेहा बताएंगे। नेहा जुड़ी है? नेहा शायद नहीं जुड़ी है। स्निग्धा जी आप बताओ में एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है? सर 1961 में 1 सितंबर। अरे स्निग्धा जी से पूछे ना। स्निग्धा जी आप बताओ। सर बोलिए 1961। हाँ 1961 में। ठीक है, ये आपको हो गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एनसीएफ 2005 वाला एनसीईआरटी के थ्रू बनता है, वैसे ही एनसीएफटीई की स्थापना जो है, प्रिया जी बताइए कि ये किसके थ्रू बनती है? सर क्या पूछ रहे हैं? जैसे ये एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनता है, एनसीईआरटी के सहायता से एनसीईआरटी इसको बनाने का प्रयास करता है, वैसे ही एनसीएफटी 2009 तो नहीं है सर? नहीं, ठीक है। एनसीए टीचर एजुकेशन वाला 2009 है। प्रिया जी बता रही है, प्रिया जी को ही बोलने दिया जाए और कोई मत बोले ना। प्रिया जी आप नेशनल बोलो। करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन टीचर एजुकेशन ये 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एनसीएफ जो 2005 वाला था वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। 2012 में एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था एनसीएफ। लेकिन जो चीज आप और हम लोग जानना चाहते हैं वो चीज अभी तक निकल कर नहीं आई कि जैसे एनसीईआरटी के थ्रू ये बना है, वैसे ही ये किसके थ्रू बना था आपको?
यहाँ पर इसका जवाब सैलरी को एक्चुअली पता सर है? इधर बीच क्लास भी नहीं ले पाए हैं, बहुत व्यस्तता है। 12 तारीख तक बहुत व्यस्त हूँ, टाइम भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, और अभी भी काम करते करते आपकी क्लास ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। सैलरी आप बताओ कि एनसीएफटीई जो है, जैसे ये एनसीईआरटी के थ्रू बनता है वैसे एनसीएफटीई किसके थ्रू बनता है? बहुत ही माइनूट सा, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो टीचर एजुकेशन को देखकर सर, आप हम बता बताएं? सकते हो। सर, हम बताओ। शासन आयोग के रिकमेंडेशन पे। सर एनसीटीई के द्वारा बना गया। हाँ, याद रखिए एनसीटीई के थ्रू बना, जैसे एनसीईआरटी के थ्रू बना है वैसे एनसीटीई के थ्रू ये बना है। यहाँ पर ये क्लिक होना चाहिए हम लोगों के माइंड में, ठीक है। फिर इसके बाद आती है पूनम बत्रा कमेटी, ठीक। तो पूनम बत्रा कमेटी कब बनती है? जिसका नाम बोलेंगे वही बताएगा ना। हाशमी जी आप बताओ, आपको पता होना चाहिए पूनम बत्रा कमेटी कब बनती है? सर मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, तो आप बताएंगे, यहाँ पर स्निग्धा बताएंगे। स्निग्धा बताओ पूनम बत्रा कमेटी कब बनती है? सर 2014 में, 2014 मई में। ठीक है, 2014 में। अगर आप लोगों ने अभी वीडियो मैंने एक अपलोड किया कुछ समय पहले, शायद कल की डेट में मैंने अपलोड किया है और रात का ही समय था, तो उसमें जितने भी आपके स्वतंत्रता के बाद जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग बने हैं शिक्षा के रूप में, उसको एक पॉइंट के रूप में आपको बताया गया कि 1948 से लेकर 2014 तक जितने आयोग की बातें हम लोगों ने करी हैं अपने क्लासेस में, वो सब की सब केवल 6-6.5 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको पूरा नाम मिल जाएगा। कहने का पीजीटी का जो आप सिलेबस पढ़ना चाहते हो, अब उसको 1 by 1 पॉइंट पे आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में ना, ठीक है। तो कुछ ही दिनों में आपको ये पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बनाना और जो आपको प्रेजेंट करना है, सब पूरा का प्री प्लान आपको है ना, कि आप 1948 में लोगे, 1948 की जो नीति आई थी उसको क्या कहते हैं, तो पूरा का पूरा आपको डिट्टो जितना संक्षिप्त रूप में, जितना छोटे रूप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो ये इतना क्लियर हुआ। चलो सर मेरे काफी सारे वीडियोस मिस हो गए हैं क्या? बहुत ढेर सारे। हाँ, मिस तो हुए हैं। 1986 के बाद नहीं पढ़ी हूँ। हाँ सर मतलब मेरी सेल्फ भी स्टडी है, बट अभी मिस हुई भी है अभी। क्या क्या कह रही हैं? क्या करें? चल हाशमी जी क्या कह रही हैं आप? सर मेरी जो वीडियो है ये यूनिट 2 की एग्जाम्स की वजह से मैं भी नहीं देख पाई अभी काफी। हाँ, और नहीं, मेरा आज ही मैं कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन ये है मुझे लगभग खींचना नहीं पसंद। हाशमी जी ने अभी तक अपना ईमेल आईडी नहीं दिया, इसलिए जो वीडियो प्राइवेट हो जाते हैं तो वो हाशमी जी देख नहीं पाती मिल भी नहीं पाएंगे। ठीक, वो देख नहीं पाती है। सर मैं अभी सेंड कर दूंगी आप। चलिए सेंड करें तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए काफी मेहनत हो जाता है ना। हमको शुरुआत के वीडियो 2 जनवरी से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए, और आज तक जितने वीडियोस बनाए हैं सब में डालना पड़ेगा आपका ना, तो पहले से आप दे दिया। ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर आप किसी को जोड़ दें तो फिर उसको ऑटोमेटिकली सब फिर से पहुंच जाए? नहीं, उसमें जो रहता है प्राइवेट, जब वीडियो करते तो प्राइवेट वीडियो समय आपको वो ईमेल आईडी मांगता है, ठीक है। ईमेल आईडी मांगता है, उसमें आपको ऐड करने के लिए। सर हमने मैसेज कर दिया अपनी ईमेल आईडी का। चलिए ठीक। अब हम लोग देखिए आपका जो सिलेबस स्ट्रक्चर किया गया है, सबसे पहले सिलेबस में आपको इंट्रोडक्शन के लिए आपको भारत की जो खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं उनको बताया गया, फिर वेस्टर्न फिलॉसफी को लाया गया, फिर उसमें समाज को जोड़ा गया, समाज से संबंधित जो संविधान होते हैं छोटे मोटे शिक्षा क्षेत्र उसको बताया गया, फिर सेकंड में आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां और कमेटियां होती हैं उनके बारे में बताया गया। अब इतनी चीजें बताने के बाद अब ये चाहते हैं कि आप लोग पॉलिसी कैसे बनाना सीखोगे, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी की बात हम करते हैं। पॉलिसी में होता है नीति। नीति का मतलब होता है एक वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने की जो रूपरेखा होती है, या जो कार्रवाई, जो कार्यक्रम का कोर्स होता है उसको, उसके बारे में बताते हैं। मतलब कह रहा है कि पॉलिसी इज अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलेंगे? पॉलिसी ये सर यूनिट बी का स्टार्टिंग जी, सेक्शन बी का स्टार्टिंग है।
वो खत्म हो ठीक गया है। यूनिट 1 का। हाँ, डिसीजन मेकिंग। ठीक, डिसीजन इसमें कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क याद रखना है। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क जो होता है, जो मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्णय लेने का जो रूपरेखा, क्या बोलेंगे, निर्णय लेने की रूपरेखा, निर्णय लेने की रूपरेखा। ठीक है, निर्णय लेने की जो रूपरेखा होती है उसी को हम नीति कहते हैं, उसी को हम पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें कहता है कि पॉलिसी इज अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क और कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिजायर्ड इफेक्टिव और चेंज। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, कोर्स ऑफ अफेक्टिव टू अचीव, मतलब कि जो भी कोर्स, जो भी सिलेबस होता है उसको किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं निश्चित समय में, उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को देता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जिसमें या तो ये लिखा रहेगा पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे पॉलिसी की जो डेफिनेशन होगी, पॉलिसी की डेफिनेशन में दूसरा जो पॉइंट हम लोग जोड़ेंगे वो आपके सामने होगा क्या, वो आपके सामने होगा आपका कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर। क्योंकि अब छोटी लाइनें नहीं आती, अब पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सेंटेंस मिलता है। हमने मॉर्निंग वाली क्लास में आपको सेंटेंस और एक चीज और कौन था आपका बताओ, सेंटेंस के साथ मैंने क्या जोड़ा था, वाक्य और प्रेडिकेट, वाक्य और वाक्य, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सेंटेंस एंड प्रेडिकेट के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, नहीं तो प्रेडिकेट नहीं था, वहां था आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की के क्लास बारे में मॉर्निंग में पढ़ा था हम लोगों ने, और सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक, यहाँ पर दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसको हम प्रपोजिशन को हम तर्कवाक्य बोलते हैं, तर्कवाक्य बोलते हैं, सेंटेंस को हम वाक्य बोलते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये केवल प्रेजेंट की बात करता है, जबकि वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीजों की बात करता है। इसमें आपको तीन चीजें मिलती हैं, इसमें आपको मात्र दो ही चीजें मिलती हैं। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं तर्क वाक्य में, बताओ, सुबह मैंने जो बताया था। सर इसमें मिलता है आपका प्रीमाइस कंक्लूजन, नहीं, इसमें सब्जेक्ट मिलता है, प्रेडिकेट मिलता है, और एक जोड़ने वाला संयोजक सर संयोजक मिलता है, कोपुला, कोपुला। ठीक, तो ये तीन चीजें आपको मिलती हैं। तो ये सेंटेंस, इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये बताने का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ था कि आपके माइंड में वो चीज जुड़ जाए। अब वैसे ही यहाँ पर भी ये कहते हैं कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होता है, या फिर कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, कहता है कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर इफेक्टिव और चेंज, मतलब जिस चीज को आप पाने की लालसा रखते हैं या उसको जोड़ने की, मतलब उसको पाने के लिए जो भी काम करते हैं वही आपकी नीति कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज हमें पाना है, पाने के लिए हमने एक नीति बना ली। नीति की मतलब होता है एक योजना तैयार करना। क्या होता है कि योजना जब हम तैयार कर लेते हैं तो जो भी हमारे सामने, जैसे बहुत से बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मेरा जो है पीएचडी में हो ना हो कोई मतलब नहीं, नेट में हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एक टारगेट बना लेंगे कि हमारा पीजीटी में होना है तो होना है, बात खत्म। ना तो उनको नेट चाहिए, ठीक, ना जेआरएफ चाहिए, ठीक, ना तो जेआरएफ चाहिए, ना तो पीएचडी उनको करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है वहां पर। उनका केवल मेन मोटो क्या है, केवल एक ही पर निशाना साधे हुए। कुछ लोग सबसे पहले प्राइमरी पर देखते हैं कि भाई हमें पीजीटी भी नहीं करना, हमें प्राइमरी करना है। तो जो लोग, तो इनको पाने, इन सब चीजों को पाने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती, एक पॉलिसी तैयार करनी पड़ती। अब पॉलिसी क्या होगी, पॉलिसी में आपको अपने टाइम टेबल देखोगे, आपको निश्चित समय में निश्चित चीजों को कंप्लीट करना है। एक दिन में आपने टारगेट रखा कि हमें आज जो है यूनिट फर्स्ट का सेक्शन ए पूरा का पूरा 2 घंटे में कंप्लीट करना है। अब उसको कैसे कंप्लीट करना है ये आपकी कंडीशन है।
कंडीशन क्या होगी कि आपने उठाए उसके की पॉइंट्स, मेन पॉइंट देख लिया पहले दिन। तो जब ऐसी चीजों को आप टैकल करते जाओगे, माइंड में घुमाते जाओगे, तो आपकी क्या होगी, माइंड आपका शार्प हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज एक बार में पढ़ने पर याद नहीं होती। बहुत ही कम ऐसे विद्वान लोग होते हैं जिनको एक ही बार पढ़े और याद हो जाए। ठीक, तो हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोगों को मानना चाहिए कि हम अपने सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार हम अपनी आंखों के सामने से निकाल कर ले जाएं, तभी जाकर हम एग्जाम में उसको फोकस कर पाएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट था आपका। ठीक, तो नीति का मतलब मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए हो कि नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट। जैसे सबसे पहले अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, तो बताओ कौन सी थी, नेहा बताओ। सर 1968। नेहा से पूछा था, नेहा से पूछ, जिसका नाम लिया करे ना उनको बोलने दिया करें। ऐसे बीच में बोलोगे तो मुझे लगेगा जी, जिससे सॉरी बात करें सॉरी सॉरी वो नहीं हो सर। पाएगा ना। हाँ नेहा बताओ। सर पहला 68 में आया था, 1968 में, फिर दूसरा 86 में आया था। फिर इसी में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया था। संशोधन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया था, वो कब था, नेशनल एजुकेशन कमीशन। सर सविता जी आप बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सर सविता जी आप बताओ। नहीं सर, जी सर, क्या 86 में नहीं आया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस सन में आया और इसका और दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, शिक्षा आयोग भी कहते हैं, कोठारी कमीशन भी कहते हैं। 64। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने माइंड में पूरा का पूरी चीजों को पकड़ लिया। अब इसमें कहता है कि ये होती क्या चीज है, तो इसमें कहता है कि कह रहा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब देखो इसमें क्या क्या कंटेंट मिल रहा था, कंटेक्स्ट मिल रहे थे। सबसे पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में कहता कोर्स है वाला लाइन एक बार पब्लिक बोल दीजिए सेक्टर। सर, ये कोर्स वाला लाइन बोल दीजिए, कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर। हाँ को ये लिखिए, कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर। ठीक, टू अचीव डिजायर इफेक्ट और चेंज। ठीक, और चेंज ये आता है आपका एग्जाम में। ऐसे आ जाए, कोडिंग बनाने को आ जाए तो आप कोड ऐसे कर लोगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है, बताओ। ठीक, तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट हम देख रहे हैं। पहले पॉइंट में कंटेक्स्ट इसके क्या क्या होंगे। ठीक, कंटेक्स्ट में हम सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं। पहले पॉइंट में कहता है, कह रहा कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। क्या है, पब्लिक सेक्टर। पहला पॉइंट पब्लिक सेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि पॉलिसीज सपोर्ट पॉलिटिकल पर्पस बाय गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग वर्ल्ड अराउंड देम। ए पॉलिसी कंटेंट वन और मोर प्लान टू अटेन द पॉलिसी गोल्स। ठीक है, फिर कहते हैं कि इंक्रीजिंग स्कूल इनरोलमेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स, इंक्रीजिंग रेट ऑफ पासिंग इन कंप्लीट एग्जाम। बहुत ढेर सारी चीजें। तो कह सकते हैं कि यह जो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में अगर हम संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो नीतियां होती है वो सरकार द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए बनाई जाती हैं, और ये अपने आसपास की बदलती हुई दुनिया को, ठीक है, दुनिया को अपने संगठन में, प्रशासन में निर्देशन करने के लिए उन नीतियों के लिए लक्ष्य बनाते हैं। किसके लिए, कि हम चेंज करें। हाँ, जैसे है 2020 की जो पॉलिसी आई है, ये वर्तमान को देखते हुए इन्होंने बहुत ढेर सारे चेंजेस किए। याद रखिए, कोई भी चीज में अगर अच्छाई है तो उसमें बुराई भी अवश्य होगी। अगर राम जी में सब लोग अच्छाई देखते हैं तो कुछ लोग उनमें बुराई भी निकाल कर लेकर आते हैं। तो अच्छाई और बुराई सब इंसानों में मिलेगी। क्यों, क्योंकि भगवान राम भी आपके इंसान ही थे।
उनके कर्म जो थे बहुत ही सद्गुण थे, इसलिए उनको भगवान की उपाधि दी गई। ठीक, तो कमियां निकालने वाले उनमें भी निकालेंगे, कमियां निकालने वाले आप में भी निकालेंगे और हम में भी निकालेंगे। तो यही ये बोलता है कि इसमें बदलाव के लिए इन्होंने प्रशासनिक निर्देशन, ठीक है, प्रशासनिक निर्देशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या फिर ये कहते हैं कि विद्यालयों में या स्कूलों में नामांकन बढ़ाना। सबसे पहले जो पॉलिसीज बनी थी, पॉलिसी बनाने का मेन पर्पस क्या था कि विद्यालयों में बालक जो है क्यों नहीं जाते हैं, आखिर ऐसी क्या रीजन होती कि बालक स्कूल में नहीं जाते। तो बहुत से लोग देखते हैं, गांव में देखते हैं कि उनको खाने के पास, उनके लिए तो खाने के लिए कुछ नहीं होता है या बहुत कम होता है जिससे उनका पेट नहीं भर पाता है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई ना भेजकर खेत का काम कराते हैं, काम या फिर पैसे कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। जैसे ही 12-14 साल का हुआ, कहीं ना कहीं जाओ, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाओ, दिल्ली में काम करो, अनेक तरीकों के ऐसे होते हैं। तो ये स्कूल में नामांकन बढ़ाने का ये इनकी पॉलिसी रहती थी कि पॉलिसी ऐसी बनाए जिसमें ड्रॉप आउट को कम करा जाए, बच्चे जो स्कूल छोड़कर जाते हैं उनको कम कर जाए। इन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण होने की वृद्धि दर को बढ़ाने का कार्य किया। अनेक ऐसी पॉलिसीज के निर्माण के लिए जब हम ऐसी योजनाओं को तैयार करते हैं तो इनका पूरा का पूरा जो समूह बनकर निकल कर आता है ग्रुप में, उसको हम पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें कहता है कि ईच प्लान स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड थ्रू ए प्रोग्राम एजुकेशन पॉलिसी रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, क्या कह रहा, कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशनल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मतलब कि प्रत्येक योजनाएं जो हमारी बनती हैं पूरे भारत में, जो भी पॉलिसी बनती, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है क्या, शिक्षा नीतियों को बताना। अब शिक्षा नीतियों को बताने के लिए, शिक्षा नीतियों को समझाने के लिए वह शिक्षा से संबंधित जो सिस्टम है, शिक्षा प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों का एक संग्रह होता है। क्या होता है, इसको बोलेंगे हम एजुकेशनल सिस्टम। ठीक, एजुकेशनल सिस्टम को हम लोग किस में लेकर आएंगे, एजुकेशनल सिस्टम को इन्होंने बोला है कि लॉज एंड रूल्स में लाने का। ठीक, पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है कि एजुकेशनल सिस्टम जो बिगड़ ना पाए, इसमें कोई अराजक तत्व जो है घोलमेल ना कर पाए, उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। तो उस नियम कायदे कानून को कौन बनाता है, वो पॉलिसी के थ्रू ही हम लोग काम करते हैं, अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी हम लोग काम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें शिक्षा की भूमिका हम देखते हैं। तो शिक्षा की परिभाषा आप लोग जानते ही हो, तो शिक्षा के बारे में ज्यादा हम लोग नहीं बताएंगे हम लोग। ठीक, अब इसके बाद फिर इसमें कहेंगे शिक्षा और नीति में क्या संबंध होता है। ठीक है, देखेंगे रिलेशनशिप ठीक है, रिलेशनशिप किसमें देखेंगे, रिलेशनशिप ये बोलते हैं एजुकेशन एंड पॉलिसी। किसमें, एजुकेशन एंड पॉलिसी। ठीक, एजुकेशन और पॉलिसी में क्या क्या संबंध होता है ये बताने का प्रयास करें। क्या है कि आधुनिक शिक्षा प्रणालियों का अगर हम इतिहास देखें और उसका इस्तेमाल किया जाए तो स्कूलों के उदाहरणों में बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। मतलब कि आधुनिक शिक्षा प्रणालियों का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो भूत में जितनी भी चीजें बनी थी उन सब चीजों को अपने आप में एकदम क्या करता है, मिलाकर रखता है, जिसमें हम लोग धार्मिक, वैचारिक और सांस्कृतिक, राष्ट्रीय इत्यादि चीजें देखने को मिलती हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो कहेंगे द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इज studied with examples of school being used for broad, more normative, for example religious, ideological, कल्चरल, नेशनल etc गोल्स। ये सब लक्ष्य होते हैं। क्या है, लक्ष्य है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोगों में
कभी भी धार्मिकताएं खत्म ना हो। धार्मिकताओं का मतलब होता है कि हम सभी धर्मों में समन्वय का भाव रखें। आइडियोलॉजिकल का मतलब वैचारिक मतभेद हो लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। इन्होंने वैचारिक मतभेद की तो बात है, इन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत, इन्होंने दो चीजें बोली। दो, कभी कोई व्यक्ति होते हैं उनमें दो तरीके का मतभेद होता है, एक तो विचारों का मतभेद होता है और एक पर्सनल इंडिविजुअल आपका डिफरेंस होता है, मतभेद होता है। जो वैचारिक मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन इंडिविजुअल जो होता है, चाहे आप जितनी भी सही बातें कहोगे, अगर इंडिविजुअल किसी से आप टेंशन आपकी है ना, तो वो आपकी हर बात को गलत करेगा। लेकिन जब कभी आइडियोलॉजिकल होती है तो वो आपका किसमें होता है, लॉजिक में ही आप किसी भी चीज को बताते हो। सांस्कृतिक का मतलब होता है कि, सांस्कृतिक का मतलब होता है कि कल्चरल, कल्चरल में होता है कि हम किसी से किस तरीके से बात करें। हम इतने बड़े अधिकारी ना बन जाएं कि हम अपने पद का ध्यान तो रखें, लेकिन किससे किस तरीके, कोई बुजुर्ग आ जाए हमारे ऑफिस में तो हम उसको सही तरीके से बात ही ना करें, तो ये हमारी शिक्षा का कोई भी आदर सम्मान नहीं होगा। ठीक, तो ये सब चीजें समझाने के लिए, बताने के लिए इन शिक्षा की हम बात करते हैं। अब इसमें कुछ नीतियां, कुछ नियम, कायदे कानून है। इन्होंने बोला कि व्यापक रूप से शैक्षिक लक्ष्यों का जो भी उद्देश्य होता है उनको प्रभावी रूप से लागू करने का जो काम करता है वह नीतियों के निर्धारण से ही हो सकता है। अब नीतियों के निर्धारण से योजनाएं बनती हैं, प्रबंधन बनती है और उनकी अच्छी सेवा का कार्यक्रम चलता है। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में जो भी सिद्धांत हैं और नीतियां जो है उनको, शिक्षा जो है चलती तो है साथ में, लेकिन शिक्षा को किस तरीके से कहां कहां काम करना है, शिक्षा को किस तरीके से फैलाना है, वो कौन काम करती है, पॉलिसीज काम करती हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे बताओ। सर वो लास्ट पॉइंट लिखवा दे जरा। क्या चीज? द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद क्या बोले? बहुत चीज बोल रहे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हमने बोला था, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में क्या जोड़ा था, तो एग्जाम्पल के रूप में आपका रिलीजियस जोड़ा, आइडियोलॉजिकल जोड़ा, कल्चरल जोड़ा, नेशनलिटी जोड़ी। इन्होंने इन सब चीजों को जोड़कर बोलते कि व्हाट एवर दीज ब्रॉडर एजुकेशनल गोल, their effective attainment requires policy making, planning and management that will serve them well and ensure their implementation। ठीक, लागू कैसे करेगा। फिर बोलते हैं this means that policy should be based on the broadest support, ठीक है, coupled with rational knowledge based planning and management। मतलब कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है, जो नीतियां होती हैं, नीतियों का व्यापक अर्थ इस तरीके से हम ले सकते हैं जिसमें तर्क संगतता हो। ठीक है, तर्क संगतता हो, क्या हो, तर्क संगतता हो, जिसको रेशनल बोलते, एग्जाम में आया था। ठीक है, एग्जाम में ये आया था, रेशनल हो, तर्क संगतता जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेशनल हो। फिर इसको बोला था ज्ञान आधारित योजना, ज्ञान आधारित योजना। ठीक, ज्ञान आधारित योजना को वो क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड प्लानिंग। ठीक, नॉलेज बेस्ड प्लानिंग मतलब ज्ञान आधारित योजनाओं को बनाना, एंड मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, और क्या हो जाएगा आपका प्रबंधन, प्रबंधन जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। जानते हैं आज की डेट में जब हम कॉलेज में थे तो मेरी एक लोग से बात हो रही थी,
तो उन्होंने बोला कि मतलब एक स्टूडेंट था, उससे मेरी बात हुई, उसने मुझसे बोला कि सर ये बताइए आप जो पढ़ा रहे नेट का पढ़ा रहे, मैंने कहा हाँ पढ़ा रहे नेट का, कहें कि ये बताइए पीजीटी भी आप पीजीटी का भी आप पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि अगर नेट और पीजीटी में अंतर क्या है, मैंने कहा कि नेट जो होता है वो जो है आपकी मतलब बड़े लेवल की होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की होती है, और जो आपका पीजीटी होता है, पीजीटी थोड़ी सी छोटी उससे रैंक होती है। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए दोनों क्राइटेरिया, मैंने जब उनको समझाया बताया तो मुझे खुद समझ में आया कि पीजीटी और नेट में क्या अंतर होता है, मतलब पता तो है लेकिन उसको रियलाइज करना, मतलब कहते हैं कि सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाली बात है ना, कि सच्चाई को एक्सेप्ट मैंने किया और उसमें चीजों को, बहुत सी चीजों को मैंने आज सीखा, ठीक, कि क्या करना चाहिए, मतलब उस व्यक्ति से, उस इंसान से बात करने में मुझे एक एहसास हुआ और एक अलग सी एनर्जी मेरे बॉडी में गेन हुई, मतलब वाइब्रेट हो गए हम, कि नहीं हम इससे भी बेहतर और ज्यादा कर सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन जब आप आपको एक दिन में एक बार ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करनी चाहिए जिसको आपको पॉजिटिव, आपको एनर्जी मिलती हो, ठीक, तो ये आपको आपकी पढ़ाई को जस्ट डबल कर देती है। जैसे मेरे साथ तो आपकी पढ़ाई होती ही होती है, तो हमारी आपकी बात होती है, आपको ऐसा लगता है कोई और भी ऐसा इंसान है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करा करो। जब कभी पढ़ने का मन ना हो ना, तो आप ये सोच लो कि मैंने क्या एम्स अपने बना रखे हैं, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि सबसे पहले आज की डेट में हम लोग मोटिवेट हुए, तो एक दिन मोटिवेट रहेंगे, 2 दिन मोटिवेट रहेंगे, तीसरे दिन थोड़ा कम, 2 दिन और चौथे तीसरे दिन दिन थोड़ा फिर कम, पांचवें दिन कम हो इतने जाता पर है, आ जाते हैं, तो फिर से वो और सारे छठवें दिन 0 हो जाता है। गिर जाता है, फिर सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, टाइम बहुत नहीं है, अगर आप जोड़ो तो आपके पास केवल 90, आपके मान के चलो 90 दिन है, अब 90 दिन में 10 यूनिट खत्म करनी है, मतलब 3 दिन में 1 यूनिट खत्म करनी है। सर 10 उधर, सर 10 उधर, 10 इधर, 10 उधर, 20 हुआ ना। नहीं, अब उसको मत छोड़िए, अगर आप कोई सोचे कि मेरे पास 3 महीने में हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, आपने बहुत से इंटरव्यू देखे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने केवल 15 दिन में पढ़ के नेट निकाल दिया, जेआरएफ कर दिया, 30 दिन में करके, वो भाई झूठ कोई बोलते ऐसा हैं। नहीं है, सब लोग पहले से पढ़ के आते हैं, केवल रिकॉल करते हैं उस ब्रिलियंट भी समय, होंगे सर, उस 15 दिन ब्रिलियंट भी में, उस होते हो। 30 दिन में वो लोग केवल रिकॉल करते हैं अपने आप को, जो पिछला पढ़ा हुआ होता है, और जब आपने पिछला पढ़ा हुआ होता है तो उसको केवल रिकॉल करके ही आप और हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई ये कहे अब बताओ 90 दिन है, अगर एक यूनिट को आपके 10 यूनिट है, 10 को यहां से डिवाइड करो तो 9 आता है, मतलब कि 9 दिन में एक यूनिट को खत्म करना है, साथ में आपको पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। अब आप तो मेरे ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हो ना, क्यों, क्योंकि रिजल्ट आपको देना है, हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस 90 दिन में हम पूरी चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ा भी देंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम करा देंगे, लेकिन चीजों को समझना, इतने बड़े सागर को समझना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, समझाना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन कौन बच्चा अपनी किस योग्यता से एब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत से लोगों के पास घर का काम रहता है, अब उनको समझना भी है, घर का काम भी करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनमैरिड है, आप लोगों में से ही, तो उनके पास घर का काम रहता है, चाहे वो आपको शादीशुदा हो या बिना शादी, घर का काम उनको करना ही पड़ता है, तो इन सब चीजों को हैंडल करना पड़ता है। अब हम ही लोगों के बीच में से हम लोग को पता चलता है, अरे एक लड़की तो गांव में रहकर अच्छा कर गई, अब ये नहीं देख रहे गांव में रहकर भले अच्छा करे, उसके अंदर डेडिकेशन बहुत थी, हमारे अंदर डेडिकेशन तो है, लेकिन घर के काम और ऐसी चीजें जो होती हैं, जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है हम लोग को डिमोटिवेट करता है, तो हम लोगों को अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत बचकर रहना है, ठीक, जो निगेटिविटी आपको दे, अगर कोई आपको ये कहता है अरे नहीं कर पाओगे ये सब है, कह दो, अगर घर में कोई है ना तो आप कह दो प्लीज आप शांत रहो, मुझे करने दो, ठीक है, वो मेरी लाइफ में मुझे कैसे करना है हमको ही पता है। अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं है कि हम लोग अपने अच्छा या बुरा नहीं समझ सकते, हमको पता है कि अगर हमने ये 3 महीने गवा दिए तो हम और लोगों से काफी पीछे हो जाएंगे, और बहुत पीछे होने का मतलब है कि आप लाइन में समझ लो 1 2 3, आप तीसरी लाइन पे खड़े, इस बार नहीं हुए तो आप समझ लो कितने पीछे आ जाओगे, हर बार हम लोग एक कदम पीछे होते रहेंगे, तो पीछे नहीं बढ़ना, आगे की ओर चलना है। आगे की ओर चलने के लिए आपको आपकी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी इन द सेंस आपकी स्ट्रेटजी आपको बहुत काम आएगी,
ठीक, तो ये पॉइंट रहा इतना कि आपको मोटिवेट करने का कि आप लोग कैसे अपनी, ये पॉलिसी है, पॉलिसी के अंतर्गत ही आप लोग की योजनाएं भी आती हैं कि हम लोग अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। ठीक है, सफलताएं हमारे मिलेंगी। कॉलेज में पता है मनोज सर, हाँ आज आज एक सिर्फ अकेले मैं, मतलब अकेली मैं ही थी, बाकी 5 स्टाफ छुट्टी पे हैं, 5 दिन, 5 या 6 दिन के लिए हैं। सर ये आवाज जाता होगा। बोलिए बोलिए। हाँ तो वही, मतलब निगेटिविटी अगर आसपास रहता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, नहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अरे हम बताएं, हमारे कॉलेज में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारे सामने जो भी निगेटिविटी आती है, मैं कहता हूँ, ऐसे एक दिन ऐसे बात हो रही थी कॉलेज में, तो एक टीचर बोले कि आप जो है मतलब किसी, हमारे अंदर ये है कि कोई काम अगर लेट भी होता है ना तो ठीक है, लेट लेट आप कर रहे हो, जिम्मेदारी मेरी है, हम उसको कैसे करेंगे मुझे पता है। अगर कोई वो सिखाने चला आता है तो कहते प्लीज आप होल्ड करो अपने आप को, मुझे पता है कि हम इस काम को कैसे करके अपना समय भी बचाएंगे और अपना काम भी कर लेंगे। वही काम कुछ लोग जो है 1 घंटे का काम 4 घंटे में करते हैं, वही 1 घंटे का काम मात्र 10 मिनट में करके हमें आता है तो हमने कर लिया, चुपचाप हम अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम को मैनेज करके बचाया जाता है। ट्रिक्स बहुत जरूरी है, ट्रिक्स जितना लगाओगे उतनी चीजें आपको याद होती जाएंगी। चलो, अब इतनी चीजें हम लोग के माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि पॉलिसी होती क्या है। पॉलिसी, मुझे लगता है कि यहाँ आज की क्लास को करने के बाद आप लोग सिर्फ अपने आप को रियलाइज करोगे, आत्मा अपना आत्म साक्षात्कार करोगे और अपने आप को सोचोगे कि आज से 3 महीने बाद मुझे कहां पर रहना है। ठीक, जब ये ग्राफ अपने, और ये ग्राफ अपने जिस रूम में आप बैठकर पढ़ते हैं ना, वहां पर एक छोटा सा कागज लगा लीजिए। ठीक है, एक कागज लगा लीजिए और सोचिए कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के लिए आप क्या चाहते हैं। आप जेआरएफ चाहते हैं, या आप फिर पीजीटी चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर चाहते हैं, वो लिख कर रख लीजिए। जब, और ऐसी जगह ले रखिएगा कि जहां पर आप लेट हो तो आपके सामने वही चीज दिखाई दे। ठीक, कहते नहीं कि एक सनक होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए हम लोगों को पाने का। ठीक है, हम कोई काम करते रहते हैं, हमारे घर में भी है, हम कोई भी काम करते थे, हमारा ध्यान केवल एक ही तरफ रहता है, मतलब कि कहीं पर कोई भी चीज हमें बताता है, हमें कोई चीज याद नहीं थी, हमें केवल, हाँ, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी पॉइंट कोई बताता है ना, तो वो चीज माइंड में बैठनी चाहिए। ये सनक है हम लोगों में। ठीक, और हम आशा करते हैं कि आप लोग के